हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेरी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेकर चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। चलिए बात करते हैं। हमने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 लेक्चर पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चा ध्यान नहीं देता है, बट आगे चल के उस पर क्वेश्चन उस पर बेस्ड आते हैं तो वो क्वेश्चन बच्चों से हो नहीं पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम की, जो कि बड़ा फेमस थ्योरम है, बट बच्चे इस पर सही से कंसीडर नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि जो चीज़ रियल में आना चाहिए वो आ नहीं पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज हम इसको सिखाते कैसे। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पी एक्स है, मतलब कोई एक आपका ऐसे पॉलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल पी एक्स अगर मेरे पास दिया है और अगर मैं इसे किसी लीनियर इसको मैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कहा जाता है कि इसका जो रिमाइंडर होता है, देन इट्स रिमाइंडर विल बी, इसका रिमाइंडर p ऑफ a के इक्वल आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर मैंने मान लो x माइनस ए से इसको डिवाइड किया, अब अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल अगर मैंने x माइनस ए से इसको डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को, तो ये इसका जो रिमाइंडर बचता है वो अगर आप उसी पॉलिनोमियल में x की जगह पे a पुट कर दो तो जो p ऑफ a की वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कि लेट a इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि a 0 के बराबर नहीं है, यानी a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 2। देखिए इसकी डिग्री क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2 है। कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अब इसने बोला देन px लीव्स, अब ये px यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल px है लीव्स द रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर बचता है, इसका बोल रहा है क्या, a और माइनस a, इसका रिमाइंडर बचता है a और माइनस a व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस a एंड x माइनस a। यानी जब x प्लस a से और x माइनस a से डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, a और माइनस a। तो देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, अब हमको रिमाइंडर पता करना है व्हेन px इज डिवाइडेड बाई दिस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए बेटा लोग, तो इसका मतलब पहले तो क्या दिया हुआ, पहले तो देखो ये अपने पास दिया हुआ है p ऑफ a की जो वैल्यू है वो दिया है माइनस a एंड p ऑफ माइनस a की वैल्यू दिया है a। ये तो पहले क्वेश्चन में आपका गिवन है कि p ऑफ a इक्वल्स टू माइनस ए एंड p ऑफ a इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है a दिया हो। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इससे अगर मैं डिवाइड करूं, यानी इस px को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, देखो फॉर्म ये है बेटा, जैसे मान लो मैं इस px को अगर सपोज करो मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो भाई जाहिर सी बात, देखो px हमें कुछ कंफर्म तो है नहीं, तो डिवाइड करूंगा तो मान लेते हैं सपोज करो इसका क्वेश्चन जो qx बनता है और यहाँ पे मान लो कुछ आएगा, उसका रिमाइंडर मान लीजिए आपका r आ गया। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते थे, याद होगा आपको, हम लोग इस px को ऐसे लिखते थे, px इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आपका इंटू क्यू एक्स, अच्छा प्लस ना प्लस रिमाइंडर। देखो अब हमारे पास क्या, अच्छा यहाँ एक खास बात और, अब देखो यहाँ पे जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना वो क्वाड्रेटिक है, तो जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है ना, अब जो मैंने यहाँ पे आ लिखा, कुछ रिमाइंडर हमारा लीनियर बनेगा। चलो मैंने मान लिया कि ए एक्स प्लस बी कुछ बचेगा, तो अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि ये पी एक्स हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच गया ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो हमें ये बताना, फाइंड द रिमाइंडर ही बताना है कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा, अब जैसा कि देखो कॉन्सेप्ट ने बोला है कि p ऑफ a इक्वल्स टू, अगर ये px है और x माइनस ए से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो p ऑफ a ही जो होगा वह रिमाइंडर होगा। तो यार यहाँ भी देखो ना, अपने पास पहले से ऑलरेडी p ऑफ a की वैल्यू माइनस ए दे रखा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं यहीं पे x इक्वल्स टू, एक बार a पुट करेंगे तो जैसे a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ a हो जाएगा, और देखिए जैसे ए पुट करूंगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर यानी ये 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा और आपके पास यहाँ बचेगा
कैपिटल ए स्मॉल ए और ये प्लस बी, और ये इक्वल टू पी ऑफ ए कितने के बराबर था, माइनस ए के। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पुट करता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो इस बार आ जाएगा पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फिर भी माइनस ए करूंगा, अगेन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि जो भी करूंगा ना अब यहीं पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो एक्स की प्लेस पे अब अगर मैं माइनस ए पुट करता हूँ तो देखो यहाँ तो माइनस ए होगा, बट यहाँ माइनस ए का स्क्वायर अगेन फिर क्या होगा, स्क्वायर ही हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये फिर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी रखूंगा तो ये बचेगा माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू आपका इस बार बच जाएगा, यहाँ पे पी ऑफ माइनस ए जो दिया वो ए के बराबर दिया है। अब ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2 रहा। अब इक्वेशन नंबर 2 रहा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 2b हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, यानी b की वैल्यू तो देखो दोस्तों जीरो हो रहा है, तो b तो आपका जीरो आ गया। अब अगर b जीरो आ गया तो आप यहाँ पे पुट कर दो, जैसे b की वैल्यू जीरो आप यहाँ पे पुट करोगे तो ए इक्वल्स टू यहाँ नहीं, यहाँ पे जीरो आने का मतलब क्या हो गया, ये माइनस ए हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखो a की वैल्यू -1 हो गया, b हमारा जीरो आ गया, और हमने शुरू में बोला था ना कि मेरा रिमाइंडर है क्या, ax प्लस बी, तो यानी कि हम फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, अब a चूंकि -1 है तो ये आ जाएगा -x, और b आपका जीरो है तो बस यही -x ही हमारा रिमाइंडर होगा। तो जब भी बेटा लोग इस तरह से रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना देखो होता क्या है ना, बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन करते हो ठीक है, कभी कभी ये बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब बनते हैं ना वहाँ पे भी इसका यूज़ करता है, पैसेज वगैरह में जब IIT एडवांस का क्वेश्चन करते हो ना उसमें पैसेज में भी ये यूज़ करता है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से देखो हम अगर बात करें कि अगर इसी तरह से हम और आगे जब बढ़ेंगे, अभी तो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, फिर आगे भी हम इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना एक एक करके ना, तो इससे बहुत ही मतलब आपको चीज़ें सीखने में मज़ा भी आएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अगला हमारा है फैक्टर थ्योरम। अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। इसमें भी देखिए बात वही होती है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपके पास, यहाँ देखिए क्या है, कोई पॉलिनोमियल अगर आपके पास मान लीजिए px दिया हुआ है, ठीक है, अब आपके पास मान लो यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल आपको px दिया है, और इस x की प्लेस पे सपोज करो आपने यहाँ पे x की प्लेस पे आपने पुट कर दिया, पुट x इक्वल्स टू a, और जैसे आपने a पुट कर दिया तो p ऑफ a की वैल्यू जो है ना अगर ये जीरो हो गई तो ये बोला जाएगा, अगर ये p ऑफ वैल्यू जीरो हो जाएगा तो तब इससे ये समझ में आता है कि हमारा जो px है, इट मीन्स इसका यही मतलब हो जाएगा, इट मीन्स इसका ये मतलब अगर p ऑफ जीरो हो गया तो इसका मतलब यही बोला जाएगा px इज डिविजिबल बाई x माइनस a। ठीक, देखिए उसमें और इसमें अंतर है। अब यहाँ वाले में क्या था, आपका रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है और अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से उसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो p ऑफ a की वैल्यू होगी वही रिमाइंडर होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल px है और आपने x की वैल्यू यहाँ पे a पुट कर दिया और p ऑफ a जो हो गया अगर जीरो हो गया, अगर p ऑफ a जीरो हो गया तो इसका मतलब कि जो वैल्यू आपने पुट किया था उसको रखने पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो इसका मतलब कि अब अगर वो x इक्वल्स टू सपोज करो आपने a रखा था तो x इक्वल्स टू a पे अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब x माइनस a से ना ये px क्या होगा आपका डिविजिबल होगा। चलिए और थोड़ा क्लियरिटी करते हैं, तो इस पे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, अब बोला है क्वेश्चन में कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, अब ये बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स ये जो है इसका एक फैक्टर है। अब इसका एक फैक्टर है, देखो इसमें क्या करेंगे, अब फैक्टर हमको पहले से ही पता चल गया, अब जब फैक्टर हमें पता चल गया तो हम यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये पहला जो फैक्टर हमारा क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स दिया, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और आपका यहाँ पे 3x माइनस 2x, तो x भी आ जाएगा और आपका यहाँ पे हो जाएगा -6। इसका हम और अच्छे से अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, x
यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x+3 हो जाएगा, और -2 कॉमन करूँगा तो ये भी आपका x+3 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका x-2 और ये हो जाएगा x+3। ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, अब बोला, देखो अभी मैंने बोला था कि फैक्टर यानी कि अगर मैं वो x की वैल्यू ये रख दूंगा तो वो इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो अब ये इसका फैक्टर से डिविजिबल होने का मतलब कि अगर मैं ये रख दूं p ऑफ, अगर मान लो पहले मैं रख देता हूँ 2, p ऑफ 2 0 होने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे वैल्यू जब पुट करूंगा, अब ये देखिए 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 16 इंटू 2 अगर मैं करूँगा यानी सीधा सीधा 2 की पावर 5 यानी ये हो जाएगा अपने पास 32 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -4a, और ये आपका हो जाएगा 2b प्लस a प्लस b -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हम पूरा फाइनली इसको सेटिस्फाइड अगर हम कराते तो हमारे पास 4a माइनस a यानी कि -3a हो जाएगा, और 2b प्लस b यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 3b हो जाएगा। चलिए नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है। नंबर की बात अगर हम करते हैं तो 32 और ये आपका 8 यानी 40 हो गया, -1 करेंगे 39 आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये हो गया +39 इक्वल्स टू 0। या फाइनली अगर मैं देखूँ तो इसको मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूँ और उसको उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा a, और ये आपका हो जाएगा क्या -b हो जाएगा। इसको अगर मैं उस साइड ले गया तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वल्स टू, मैंने इसको 3 से डिवाइड चूंकि किया तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 13। सिमिलरली बेटा लोग देखो ऐसे ही अगर हम ये सॉल्व करते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ क्या, अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ p ऑफ -3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे -3 यानी कि 3 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो 3 की पावर 4, देखो 3 आपका 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 यानी 81। अब अगर 81 इंटू मैं अगर 2 कर दूँ तो 81 इंटू 2 का मतलब ये हो जाएगा 2, और 8 2 जो हो जाएगा 16 यानी 162। और ये यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 3 का -3, चूँकि देखो यहाँ पे पावर 4 था तो वो इवन हो गया होगा, बट यहाँ पे अगर मैंने किया तो ये वाला देखो आपका आएगा क्या, यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा, ये अगर -3 का मैं क्यूब करूँगा तो ये आ जाएगा -27। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ -3 तो ये तो आ जाएगा 9 यानी कि -9a आ जाएगा, और यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा -3b हो जाएगा प्लस a प्लस b, और ये -1 इक्वल्स टू 0। इसको मैं अगर और सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -8a, और ये हो जाएगा मेरे पास -2b। देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 162, और ये आपका हो जाएगा 27 यानी कि 28। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 यानी कि 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 134 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसा करते हैं ना, उसको उधर भेज देते हैं और आपको यहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4a, ये हो जाएगा प्लस b, और ये हो जाएगा, आप इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 और ये 2 7 14, यानी कि ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4a और a माइनस एक इक्वेशन हमारा क्या रहा है, a माइनस बी इक्वल्स टू 13, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या रहा है 4a प्लस बी इक्वल्स टू 67। अब देखो बेटा लोग है क्या यहाँ पे, जब इनको आप सॉल्व करोगे ना, देखो प्लस बी माइनस बी तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट, तो बचा कितना आपके पास 5a। तो 5a इक्वल्स टू, अब आप इसे ऐड कर रहे हो, ये देखो 13 और 67 यानी ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 1 यानी कि 7 और 1 ये 80। तो 67 और ये 13 आपका कितना हो गया 80 हो गया। अब देखो यहाँ से यानी कि a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, फिर 16 मतलब आप 5 से अगर डिवाइड करोगे 80 तो 16 आ जाएगा। देखो अब a आपका 16 आ गया। अब अगर आपका a 16 आ गया तो इसमें बोला था ना कि a और b की वैल्यू हमको पता करना था, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये बोला था कि इज अ फैक्टर देन इतना इतना बराबर -1 है, तो a और b की वैल्यू, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरा है नहीं, तो a और b की वैल्यू बताना था, तो a अपना 16 आ गया। अब आप यहाँ पे रख दो a माइनस 16 इक्वल्स टू 13 हो गया। तो आपके पास एक मिनट यहाँ पे नहीं,
तो ये तो मेरे को निकालना b की वैल्यू ना, तो b की वैल्यू जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो b इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, ये 16 है, तो 16 माइनस 13 यानी b अपना आ जाएगा 3। तो ये वो वैल्यूज आपकी आ गई a और b की। तो बस इसी तरह से आपको फैक्टर थ्योरम का बस यूज़ करना है, इसको सही से आपको बस ये आना चाहिए कि किस तरह से इसको हम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही लाजवाब तरीका था ये, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, तो इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अगला अपना टॉपिक है क्या, आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी में क्या होता है कि जैसे कोई भी दो एक्सप्रेशन दिए हैं, अब वो दो मान लिया अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, हम बोले कि ये इक्वल है, ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, लेकिन इक्वल का मतलब सिर्फ एक दो वैल्यू के नहीं, जितनी भी वैल्यूज आती है ना उस एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन में जितनी भी वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वेशन जो होते हैं आपस में दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगे फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, अब जैसे मान लिया सपोज करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं ये बोलूं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब मैंने ये लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पे इस दो एक्सप्रेशन हो गए, एक हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक एक्सप्रेशन आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो तो आप हमेशा देखोगे ना x की, अगर वो लिखा ना कि फॉर ईच एंड एवरी, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, मतलब x की हर वैल्यू के लिए ये आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है x की वैल्यू अगर मान लो मैंने 1 रखा तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ 1 रखोगे देखो ये 1 ही होगा, ये देखो 2 हो जाएगा, ये आपका 1 यानी कुल मिला के ये भी क्या हो जाएगा 4। तो आप कोई भी x की वैल्यू रखोगे ना वो हमेशा आपका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। LHS यहाँ पे हमेशा आपका जो LHS जो होगा वो RHS के हमेशा इक्वल आएगा। इसी तरह से देखो एक तरीका ये हुआ आइडेंटिटी फंक्शन पहचानने का। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया हुआ, कोई पॉलिनोमियल इस तरह से मान लो दिया है और ये आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एक तो ये था कि जब भी आप कोई वैल्यू पुट करो LHS RHS हमेशा दोनों एक्सप्रेशन हमेशा इक्वल आते हैं। अब एक तरीका ये हो गया कि अगर आपके पास इस तरह से कोई दिया हुआ है और आप x की कोई भी वैल्यू रखो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x यानी x की हर वैल्यू के लिए आप देखोगे ये fx आपका ना हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो भी देखो ये आइडेंटिटी कहलाता है। अब बात ये आती है, ये तो मान लो दो तरीके हो गए। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, अब उसमें क्या हो ना कि अगर हमारे पास उसमें जितने, जैसे मान लो सपोज कर लो हमारे पास जो पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है क्या होता है, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 एंड डैश डैश डैश, इसी तरह से an हो जाता है। अब यहाँ पे देखो n आपके पास ये चूंकि पॉलिनोमियल ये है तो इसके रूट्स कितने होंगे, तो n डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब अगर यहाँ पे n डिस्टिंक्ट रूट्स अगर होते हैं तो अगर मान लीजिए n से ज़्यादा हो, मतलब मोर देन n रूट्स होते हैं, तब वो आइडेंटिटी कहलाता है। और वो तब आइडेंटिटी कहलाता है तो उसका मतलब ये हो गया कि यानी a0 a1 a2 और डैश डैश जितने होंगे सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लो मैं बेसिकली अगर मैं बात करूं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो px बराबर क्या होगा, ax स्क्वायर bx प्लस c हो गया। अब ये मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर मैं ये कह दूं कि इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स अब मैक्सिमम देखो 2 होते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हुए तो इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, तब a b c आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो ये आइडेंटिटी, भाई क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो मैक्सिमम तो 2 ही रूट होंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा रूट इसके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब जैसे आप मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे पास एफ थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा की आप कोई भी वैल्यू रखो, थीटा की आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या एक आइडेंटिटी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा ये बहुत ही फोकस करने वाला है इस पे। देखो IIT वगैरह पे डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया
कि अगर ये बोल दिया कि आइडेंटिटी है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब कि उसके ए बी सी जो आपके कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट उन सब की वैल्यू इक्वल टू 0 हम लोग करके वहाँ से जो मेन वैल्यू होती है जो कॉमन वैल्यूज होती है सब में से उसको निकाल लेते ताकि पुट करें तो सारा आपका जो है ये सब आपका 0 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाए 0 इंटू एक्स बन जाए और ये आपका 0 बन जाए, इस टाइप का फॉर्म बन जाए। चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने इस तरह का ले रखा है। ये देखो IIT JEE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया है कि इफ इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 और ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स और ये आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, अब बोला इज सेटिस्फाइड बाई मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखो बोल दिया है कि मोर ये सेटिस्फाइड करता है मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। अब चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मोर देन 2 वैल्यू तो यानी ये वाली कहानी हो, यानी ए बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए देखते किस वैल्यू के लिए होता है फाइंड द पैरामीटर लैम्डा, यानी वो लैम्डा की कौन सी वैल्यू होगी जिसके वजह से ये तीनों आपके जो 0 हो जाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके इनका पहले फैक्टर करना पड़ेगा। 5 लैम्डा प्लस 6 और जानते हैं हम लोग इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर एक 2 आएगा एक 3 आएगा। दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास एक 1 आएगा एक 2 आएगा। और जो थर्ड वाला पार्ट हमारा जो है, और थर्ड वाला पार्ट जो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 अगर इसको करूँगा तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 आएगा और माइनस 2 आएगा। तो 2 और माइनस 2 ये दो वैल्यू यहाँ पे आएंगी। तो अगर आप फाइनली देखो बच्चा लोग तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू हमको बहुत साफ साफ दिख रहा है जिसपे ये हमारे तीनों ए बी सी सब 0 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें भी देखो 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इन सब में आपका 2 कॉमन है, यानी वो पैरामीटर आपका जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप 2 0 रखोगे लैम्डा की वैल्यू 2 रखोगे ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और जाहिर सी बात है मैंने पहले ही बताया था जब भी कोई आपके पास पॉलिनोमियल हो, अगर n डिस्टिंक्ट रूट्स जितने, अगर n पावर का पॉलिनोमियल है तो अगर उसके n डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो जाहिर सी बात अगर उससे ज़्यादा रूट आएंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। और अगर ये आइडेंटिटी हो जाएगा तो इस केस में उसके जो सारे कोफिशिएंट है, अब चाहे वो क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे आपका बाई क्वाड्रेटिक हो, अगर क्यूबिक होगा तो ए बी सी डी सारे 0 हो जाएंगे। तो अगर इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक हो तो एक ई और भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से सारे टर्म आप 0 करोगे और लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। इसी तरह का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन IIT में आपका आया हुआ है और उसमें यही वैल्यू बस पूछा था, तो वो कौन सी वैल्यू है, तो आप बोलोगे लैम्डा इक्वल टू 2 वो वैल्यू है जिस पर ये आपको जो है 2 से ज़्यादा वैल्यू आपको आंसर देगा और ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब कि ये आपका आइडेंटिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसी पे देखिए एक क्वेश्चन और है, सो डैट करना हमको यहाँ पे दे रखा हमारे पास ये x प्लस बी और x प्लस सी और b माइनस ए और c माइनस ए प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई सी माइनस बी और a माइनस बी, और यहाँ भी देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई a माइनस सी और b माइनस सी इक्वल्स टू 1 हमें शो करना है। तो बच्चा लोग एक देखो, अब अगर ध्यान से आप देखो तो समझने की बात क्या है कि इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर का ही टर्म आएगा, ये सब तो कांस्टेंट है, एलसीएम उलसीएम लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स आएगा और कांस्टेंट आएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो तीनों फैक्टर हमको क्वाड्रेटिक ही मिल रहे हैं और जब इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्वाड्रेटिक आएगा। इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो इसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसके मैक्सिमम रूट 2 होने चाहिए। लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा रूट देता है तब तो भाई दिक्कत है, तब तो ये आपका क्या इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, तब क्या बन जाएगा, वो आइडेंटिटी बन जाए। चलिए थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं कि ये मेरे पास px है। अब अगर ये मेरे पास px है तो भाई जाहिर सी बात है px अगर मेरे पास यहाँ पे दिया है x प्लस बी है और ये x प्लस सी है एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है b माइनस ए है और यहाँ पे आपके पास c माइनस ए है प्लस x प्लस सी है और ये मेरे पास यहाँ पे दिया है x प्लस ए और डिवाइडेड बाई c माइनस बी और a माइनस बी प्लस यहाँ पे दिया है क्या कि x प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस सी और ये भी हो जाएगा आपका b माइनस सी। ये मान लीजिए मेरे पास px है। अब चूंकि अगर ये क्वाड्रेटिक होगा तो 2 ही वैल्यू इसके आंसर होगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये आपका इक्वेशन है।
चलो अगर मान लो मैं सपोज करता हूँ पुट करता हूँ पुट x इक्वल्स टू -a, जैसे मैं p ऑफ -a पुट करूंगा तो देखता हूँ क्या होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे a पुट किया तो ये हो जाएगा b -a, और यहाँ पुट करूंगा तो c -a, यानी ये कट के आपका आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा। लेकिन जैसे मैं वो a रखता हूँ, आपने देखा कि x की वैल्यू जैसे मैं -a रखूंगा तो +a - यानी ये 0 हो जाएगा, और यहाँ रखूंगा ये भी देखो 0 हो जाएगा। यानी कि मैं अगर p ऑफ -a रखता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर मैं -b पुट करता हूँ तो यानी कि p ऑफ -b अगर मैं पुट करता हूँ तो b पे देखिए क्या होगा, इस बार क्या होगा, अगर मैं x की जगह पे -b रखता हूँ तो देखो -b + b, यानी ये वाला पार्ट पूरा 0। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, मेरे पास -b रखूंगा तो c -b, यहाँ -b रखूंगा तो a -b, ये कट के आपका कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं b रखता हूँ तो ये देखो फिर से +b -b 0, यानी इस बार ये वाला 0 और ये वाला 0 हो जाएगा। ये आपको आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो चलो भाई x की तो अभी 2 वैल्यू आ गई, अभी तो चलो भाई अपना काम तो बन रहा है, अभी तो क्वाड्रेटिक लग रहा है। लेकिन आते हैं आगे बढ़ते हैं भाई, जैसे -c पुट करेंगे। अब देखो जैसे ही -c आपने पुट किया, अब क्या होगा, -c पुट करने पे देखो ये पहले 0 हो जाएगा, +c -c 0, -c पुट करने पे देखो ये भी +c -c, यानी ये भी 0, यानी पहला और दूसरा आपका 0 तो हो गया भाई। अगर ये क्वाड्रेटिक होगा तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे ही रखता हूँ -c तो ये हो जाएगा a -c, यहाँ रखूंगा तो b -c। अब आप देख लो यहाँ पे ये फिर कट के आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो p ऑफ -c की वैल्यू क्या हो गया, आपका 1 हो गया। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बावजूद भी ये 2 से अधिक वैल्यू यानी कि 3 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी है। इसीलिए और इसको मुझे ये शो करना था कि इसका रिजल्ट हमारा 1 आएगा। तो आप देखो -a -b -c तीनों के लिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक आपका आइडेंटिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ एन, यहाँ पे दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अब जीरोज और रूट्स के बारे में बोल रहा है, तो जीरोज और रूट्स के में आप कैसे ये पता करोगे कि ये जीरोज है इसके रूट्स हैं, तो इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। अब ग्राफ में देखो क्या होता है कि अगर सपोज करो मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ ऐसा मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये पॉइंट मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब देखो बेटा ये जो ग्राफ है ना, ये हमारा जो ग्राफ है px का, ये देख रहे हो अपना x एक्सिस पे कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब जीरोस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो हमारा ये चूंकि जिस जीरोस का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ जितने प्लेस पे इंटरसेक्ट करेगा इतने जीरोज इसके हो जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट, आप देख रहे हो किस किस पॉइंट पे, 1 पे, 2 पे, 3, 4, तो ये सारे आपके ना जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब बात यही आती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अब रूट्स की बात होती है। तो अब रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर रूट्स ऑफ द px इक्वल्स टू 0, अब वो उसके रूट्स कहलाएंगे। हम यहाँ पे बोल सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज px बराबर 0। अगर px बराबर 0 हो जाएगा तो वो उसके क्या कहलाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। देखो या नॉर्मली आप ये समझ सकते हैं जीरोज और रूट्स में अंतर क्या है। जब यही इक्वेशन में होता है, जब यही इक्वेशन में होता है px बराबर 0, तो वहां पे अगर वैसे अब ये px बराबर 0, अब ये मैं ऐसे लिख दूं x -1 x -2 x -3 और ये हो जाएगा x -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ना अब ये देखो ये px इक्वेशन है, अब यहाँ पे नहीं जो वैल्यू आपकी यही 1 2 3 जो है ना ये रूट्स कहलाएगा। अब यही वैल्यू 1 2 3 4 और ये जो होगा यहाँ पे रूट्स कहलाएगा। लेकिन अगर यही चीज आपका इस तरह से लिखा हुआ है px इक्वल्स टू, इस फॉर्म में लिखा हुआ है x -1 x -2 और ये x -3 एंड देन x -4 इस तरह से लिखा है, तो यही वैल्यू आपका जो 1 2 3 4 है ये अब जीरोस के नाम से जाना जाए, यानी पॉलिनोमियल में वो जीरोस के नाम पे जाना जाता है, सेम वैल्यू। और यहाँ पे आपका ये जो रूट्स है, यहाँ पे जब इक्वेशन होता है तो वो रूट्स के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, सॉल्विंग एन इक्वेशन, मतलब बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे बहुत मतलब छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं करना है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक मिस्टेक बच्चे करते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा ये किस वैल्यूज़ के लिए डिफाइन और किस वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर मैं इनके डिनोमिनेटर की बात करूँ, तो अगर मैं इनके डिनोमिनेटर की बात करूँ तो x+1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू ना हमारा -1 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू हमारा -1 नहीं होना चाहिए। अब x की वैल्यू अगर -1 नहीं होगी तो ये फिर हम इसमें यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, पहले हमने एक बाउंडेशन लगा दिया कि भाई x की वैल्यू -1 नहीं होगी। अब वो चाहे आंसर में आ भी जाए तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, उसको मना करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, अगर x -1 के बराबर नहीं आएगा तो या तो ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो देगा ही देगा, या तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर कोई निगेटिव वैल्यू देगा, यही होगा। ठीक, चलिए तो हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x² - 2x - 3 बराबर 0, और इसका फैक्टर करूंगा तो हो जाएगा -3x + x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x -3 और ये हो जाएगा +1, यहाँ भी हो जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर अपने पास आ रहा है, एक आ रहा है x -3, एक आ रहा है x+1 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू एक आ रहा है -1 और एक आपका आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। देखो बेटा लो, अब इंपॉर्टेंट चीज हमने चूंकि पहले ये मना कर दिया था, लेकिन क्या होता है ना, कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको क्रॉस करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, इसका काम ही खत्म कर देते हैं। और फिर जब ये कर देते हैं ना, तो आपका आंसर यहाँ जब आता है ना, तो बड़ा खुशी खुशी आप बड़ा अच्छे से दांत निकालते हैं और बोलते हैं अरे सर यही तो आंसर होने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहीं पे वो गलती हो जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब आंसर में देखो आपका x = -1 आ रहा है, लेकिन जैसे -1 रखोगे ना बच्चा लोग, ये बनाएगा 0/0 फॉर्म, क्योंकि ऊपर भी 0 हो जाएगा नीचे भी 0 होगा, तब तो कुछ आएगा ही नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, और फिर उसके लिए हमें लिमिट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बस चूंकि हम पहले ही मना कर चुके, अगर x मेरे आंसर में आएगा तो उसको हम मानेंगे नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ x = 3 हो जाएगा। तो x = 3 ही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे दे रखा है x3 - 4x, x3 - 4x और √x² -1। अब देखो बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे क्या करते हैं। सबसे पहली चीज, ये मैं बहुत बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, टेस्ट वगैरह होता है तो वहां पे मिस्टेक्स दिखती है, और ये आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे समझ लेना है, इसको बहुत बढ़िया से समझ लेना है। अब जैसे देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कंडीशन लगाओगे, ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है ना x² -1, इसको आपको करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 भी आएगा तो चलेगा, बट आपका 0 से मतलब रूट जो है, क्योंकि 0 पे डिफाइन होता है, तो इसको हम और अगर बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x+1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 यहाँ पे 1, तो प्लस माइनस प्लस, और यहाँ देखिए आपका +1 से ग्रेटर, और ये हो जाएगा -1 से लेस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ये आंसर आ रहा है, इसका आंसर ये देखिए ये वाला पोर्शन हो जाएगा, इसमें -1 इंक्लूडेड है, यहाँ पे 1 भी इंक्लूडेड है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ से क्या ना, एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो -∞ से +1 यूनियन +1 से इनफाइनाइट। ठीक, अच्छा अब इसी चीज को देखो होता क्या है, अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो मान लीजिए हमारे पास 0 हो ही जाएगा। अब ये तो कहानी हो ही गई कि जो भी आंसर आएगा वो इन्हीं के बीच में होना चाहिए भाई। ठीक, चलिए अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसकी स्क्वायरिंग वगैरह कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, x, अगर यहाँ से आप कॉमन ले लें तो x² -4 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या होगा, इनका भी अगर मैं स्क्वायर वगैरह कर दूंगा तो ये मेरे पास मान लीजिए ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, x² -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो देखो यहाँ पे समस्या क्या आती है, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, अब वो हमको पहले से पता है कि मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। ठीक, अब देखो इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, अब स्क्वायरिंग ना भी करो, अगर रूट भी है ना तो कौन सी दिक्कत करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब आप यहाँ भी ऐसे कर लो, स्क्वायरिंग मत करो, आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, हमें तो वैल्यू बस पता करना है x1 का क्या आएगा। चलिए
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स कॉमन करूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे तो दो वैल्यू आपका जीरो होगा ही होगा, तो एक फैक्टर आ जाएगा एक्स, एक आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा, एक आ जाएगा +2 आ जाएगा, और ये अंदर में देखो दो तो आपका रहेगा ही रहेगा, एक x-1 और एक x+1, जिस पे ये जीरो होने वाला है। तो यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेरे पास आंसर 0 आएगा, 1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, फिर -2 और -1, ये चार वैल्यूज आ रही हैं। और अगर हम यहाँ पे अच्छे से फोकस करें कि मेरा आंसर क्या क्या हो सकता है, तो वो पहले से आपको एक लिमिट दे दिया गया, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब जैसे देखो, अब 0 तो देखो कहीं यहाँ आएगा, तो 0 तो इस आंसर में आने से ना ये कट जाएगा। अब बात आती है 1 की, तो 1 तो अपने आंसर में शामिल था, तो 1 अपना आंसर हो जाएगा। 2 भी देखो कहीं यहाँ आएगा, ये भी अपने आंसर में शामिल रहेगा। -1 देखो ये भी अपने आंसर में शामिल रहेगा, और -2 कहीं यहाँ आएगा, वो भी शामिल। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं फाइनली देखूँ तो हमारा आंसर क्या होगा, -2 -1 और ये 2, ये हमारे फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देना बेटा लोग, एक एक छोटी छोटी बातें ना बहुत समझ के करना है। अदरवाइज क्या होगा ना, आप देखो जेई के क्वेश्चन में ये होता है कि लगता है यार सारा ऑप्शन ही सही है, बट होता क्या है कि सब कुछ उसी में से ही निकल के, अगर आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ आपका चला जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, ये भी बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मैं ऐसे एक नॉर्मली क्वेश्चन मैंने उठाया है, बहुत बेसिक चीज़। जैसे लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ax + b होता है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड आपका a b जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। और यहाँ से अगर हम रूट निकालते तो सीधा सीधा आ जाता है -b/a, कोई एक रूट आपका यहाँ से निकल आएगा। ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ भी देखो मैंने एक जनरल सॉल्व करने का ही बस तरीका देखा है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन, अब इसमें एक्स को सॉल्व करना है, तो भाई देखो ना ये तो x/2 है ही, यहाँ से अलग अलग करेंगे, इसके साथ ले जाएंगे तो ये भी देखो आपका x/2 आ जाएगा, ये करेंगे तो -1/6, यहाँ पे देखिए पहले से 1, ये -x/2, इसको भी इधर बुला लीजिए, तो ये भी आपका x/2 हो जाएगा, फिर x/2 हो जाएगा, फिर आपका x/2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/6। अगर देखो तो ये मेरे पास आ जा रहा है क्या, 3x/2 = 7/6। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका इससे कैंसिल, 2 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 7/9। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, बस सॉल्व करने का तरीका मैं यहाँ पे देख रहा था क्या हो सकता है, तो बस एक जनरल सा तरीका है, उसको बस यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन जो है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, सॉल्व द इक्वेशन। देखो देखने में तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है बेटा लोग, लेकिन अगर एक बहुत छोटी सी बात को अगर आपने फोकस नहीं किया तो समझ लो ये पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे इसमें क्या ध्यान देना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमको ध्यान ये देना होता है, अब देखो जो x का कोफिशिएंट है ना वो a-3 है। अब यहाँ पे ये दो चीज़ को सेटिस्फाइड कराएगा। केस नंबर 1, अगर मैं बात करूँ केस नंबर 1 की, मेरा जो a-3 है इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब a क्या होगा आपका 3 के बराबर नहीं होगा, a जो आपका 3 के बराबर नहीं। अगर मैं बोल दूँ a इज नॉट इक्वल टू 3, a-3 इज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब a जो होगा 3 के बराबर नहीं होगा। और अगर a 3 के बराबर नहीं हुआ तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब a-3, यानी कि अब ये 0 कभी होगा नहीं, तो उधर भी ले जाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा a ही होगा, और उधर ले जाएंगे तो ये -3, यानी उस केस में आपका आंसर हो जाएगा क्या, a-3 डिवाइडेड बाई a-3। तो x की वैल्यू अगर इस केस में देखो तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस केस में आपका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। जब अगर a 3 के बराबर नहीं होगा तो x हमेशा क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक, आते केस नंबर 2 पे। हाँ, केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने बोला कि सपोज करो a-3 इस बार 0 हो जाए, अब अगर a-3 0 हो जाए इसका मतलब भाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब अगर a की वैल्यू 3 हो गया तो देखो बच्चा होने वाला क्या है, अब a की वैल्यू 3 होने का मतलब क्या, ये तो 0 हो जाएगा बट इधर आपका 5 बचेगा, और अगर a की वैल्यू चूंकि 3 रखा तो यहाँ भी 3 रखा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 = 5, जो कि ऑलवेज ट्रू है, जो कि क्या होता है ऑलवेज ट्रू है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई भी वैल्यू पुट कर डालो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर a 0 है तो x यहाँ पे कुछ भी रखो यार, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो आपने a 3 रख दिया तो ये तो 0 होना ही होना है। अब यहाँ पे x कुछ भी रहे, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो देखो ये बहुत ही ना सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं दिमाग में, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो भी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ क्वाड्रेटिक में। तो अब ये आपको ना दिमाग में एक एक चीज़ सेट करते चलना है। तो ये अगर आप ध्यान से करते रहोगे ना, तो इस तरह जो बेसिक गलतियाँ जो होती हैं ना, जैसे बच्चा होता है क्या ना, एग्जाम जब दे के आता है उसको लगता है यार मैंने तो जो सॉल्व किया सही, लेकिन जैसे घर आके मिलाता तो यार वही छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जो कि दिक्कत करती है। चलिए, तो ये गलतियाँ नहीं करना बच्चा लोग। तो अगले लेक्चर में फिर से आऊँगा और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे वो नहीं करना है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो गुड बाय।